डेट है आज 24 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए जीएस पेपर 2 और 3 में भी पूछा जा सकता है। पिछले साल ही 2022 के मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि इसकी मीटिंग हुई है, इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। मीटिंग इंडोनेशिया के बाली शहर में हुई। इंडोनेशिया का बाली शहर देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड मैप में यहाँ इंडोनेशिया है, ये वाला इंडोनेशिया में बाली शहर है, यहाँ पे मीटिंग हुई। 13 मार्च से 19 मार्च 2023 में इसकी मीटिंग होती है। मेनली हमें ये जानना है कि ये है क्या, IPEF। इसकी सेकंड मीटिंग हुई है अभी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये 2022 में 23 मई को अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इसका उद्घाटन किया, यानी कि लॉन्च किया इसको। ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन कराया जाता है। जो भी इसके मेंबर हैं, सदस्य देश हैं इसके, जो आर्थिक सहयोग कराया जाता है। कितने मेंबर हैं इसके? 14 मेंबर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। और कौन कौन मेंबर है इसके? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। ये 14 कंट्री जिसके मेंबर हैं। जो अभी ये बाली राउंड हुआ है, इस पे डिस्कशन हुआ 4 पिलर पे, क्योंकि जो IPEF है, ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये 4 पिलर पे टिका हुआ है। 4 एरियाज पे डिस्कशन किया जाता है इसमें। पहला है ट्रेड, ये 4 पिलर आपको याद होने चाहिए। पहला है ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी पे, यानी कि क्लीन इकोनॉमी पे ग्रीन एनर्जी आ जाती है, जैसे आपका सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये सब आ जाते हैं। फेयर इकोनॉमी में, फेयर इकोनॉमी चौथा पिलर है, इसमें आ जाते हैं आपके टैक्सेशन की ग्लोबल लेवल पे टैक्सेशन है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसमें रेगुलेशन लाया जाए, रिफॉर्म किया जाए, या एंटी करप्शन के लिए ये कदम उठाए जाएं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो इन 4 पिलर पे काम किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है इसमें। इंडिया ने देखो 3 डिस्कशन पे पार्टिसिपेट किया है, 2 से लेकर 4 तक। ट्रेड पे नहीं किया। सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, इन पे जो डिस्कशन है, इन पे सेकंड मीटिंग में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है शारदा पीठ। शारदा पीठ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए जो यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि शारदा पीठ को हम इस तरह से ओपन कराने की बात करेंगे पाकिस्तान से, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर को कराया गया था। क्योंकि अभी जो शारदा पीठ है ना, वो जम्मू कश्मीर का एरिया है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ये आप जम्मू कश्मीर देख रहे हो, ये वाला LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो वाला पार्ट है POK, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, यहाँ पे है ये शारदा पीठ। लेकिन इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इसमें जानेंगे। ये देख सकते हो कुछ इस तरह टूटी हुई हालत में है अभी ये शारदा पीठ। यहाँ पे एक टेम्पल भी बना हुआ था और यहाँ पे ये लर्निंग सेंटर था, सेंटर ऑफ लर्निंग, शिक्षा का केंद्र। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की थी, इसलिए ये फेमस है। तो इसको जैसे करतारपुर कॉरिडोर को जोड़ा गया था। करतारपुर कॉरिडोर आप जानते हो? नहीं जानते हो तो आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा इसके बारे में। ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं करतारपुर कॉरिडोर क्या है। देखो, गुरु नानक देव जी ने, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, फाउंड किया था सिख धर्म को, उन्होंने अपने कुछ ईयर्स लास्ट के जहां पे बिताए थे पाकिस्तान में, लाहौर सिटी के पास करतारपुर एक शहर है छोटा सा, लाहौर सिटी के पास। वहां पे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। उसको कनेक्ट किया गया। हमारे इंडिया में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डेरा साहिब नानक। ये गुरुद्वारे को उस गुरुद्वारे से कनेक्ट किया गया और एक कॉरिडोर बनाया गया गलियारा। यहाँ ऐसा है कि इंडिया के लोग बिना वीजा के वहाँ पे जा सकते हैं पाकिस्तान में तीर्थ यात्रा करने के लिए, इसलिए बनाया गया। इसी की तर्ज पे ऐसा कुछ बनाया जाएगा शारदा पीठ को, ताकि यहाँ से इंडिया से लोग अगर कोई जाना चाहता है घूमने के लिए तो जा सकता है शारदा पीठ में। तो मेनली हमें जानना है शारदा पीठ के बारे में। तो शारदा पीठ ये आप देख रहे हो इस तरह का कुछ अभी है।
शारदा पीठ एक हिंदू टेम्पल भी है यहाँ पे, और ये एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है प्राचीन समय में। लोकेशन इसकी देखो, जो अभी पाकिस्तान के पास टेरिटरी है जिसे आज़ाद कश्मीर बोलता है, वहाँ पे नीलम रिवर है। नीलम रिवर के पास यहाँ पे माउंट अरमुक बना हुआ है, हरमुक, माउंट हरमुक, यानी कि हरमुक की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे हरमुक की पहाड़ियाँ पे एक वैली है, घाटी, घाटी बोलते हैं। जैसे मान लो ये प्लेस है, यहाँ से कोई नीचे प्लेस धंस जाए, ये वी शेप की वैली भी हो सकती है, यू शेप की वैली भी हो सकती है। वी शेप आपकी थोड़ी यंग होती है, यानी कि थोड़ी टाइम इसका कम समय में बनी हुई है, और जो जिसे ज़्यादा समय हो जाता है वो यू शेप की हो जाती है, ये ओल्ड हो जाती है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। तो ये माउंट हरमुक की जो वैली है वहाँ पे है एक गांव शारदा नाम से, शारदा विलेज, वहाँ पे शारदा पीठ बना हुआ है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी, उससे लगभग 60 माइल्स की दूरी पे है ये। सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है ये 12th सेंचुरी में, 6 से लेकर 12th सेंचुरी तक। और यहाँ पे देखो कई स्कॉलर्स रहे हैं विद्वान, जैसे कालहन, आदिशंकर, वरोत्सन, इन्होंने यहाँ पे अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी यहाँ से निकले थे। और कई सारे ऐसे लेखक थे, राइटर थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान, जिन्होंने अपना यहाँ पे कई सारी किताबें लिखी, जैसे पनीनी, हेमचंद्र, इन्होंने अपना संस्कृत ग्रामर की जो राइटिंग्स लिखी थी यहीं पे कंप्लीट की थी और यहाँ पे स्टोर करी थी। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसका, धार्मिक क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखो शारदा कश्मीरी पंडित्स के लिए एक रिलीजियस प्लेस है, बहुत ही होली प्लेस है। ये ट्राईपार्टिएट एम्बॉडीमेंट माना जाता है, यानी कि यहाँ पे गॉडेस शक्ति हैं, जो देवी हैं, शक्ति की देवी, 3 देवी यहाँ पे उनका संगम होता है एक तरह से। जैसे हैं शारदा, ये है शिक्षा की देवी, गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती जी, ये है गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी। वाग देवी, ये है गॉडेस ऑफ स्पीच। तो ये 3 देवी का यहाँ पे संगम होता है, गॉडेस शक्ति का संगम होता है, इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी माना जाता है कि देखो एशिया में, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं हम, साउथ एशिया में आपको पता है कौन कौन से कंट्री आते हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये कंट्री आते हैं साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में 18 महाशक्ति पीठ हैं ऐसे, जो इंपॉर्टेंस है हिंदू धर्म के लिए। 18 महाशक्ति पीठ। और 18 महाशक्ति पीठ कैसे हैं ये? देखो जो देवी सती थी ना, उनकी जब बॉडी जली थी तो उनके बॉडी के जो पार्ट 18 जगह पे गिरे थे, ऐसा माना जाता है हिंदू मैथोलॉजिकल थ्योरीज में, स्टोरीज में। तो उनका ही एक तरह से कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 18 महाशक्ति पीठ माने जाते हैं। उनमें से एक जो महाशक्ति पीठ है वो शारदा में है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के पीपल के लिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉल बिफोर यू डिग ऐप। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऐप है क्या और किस लिए इंपॉर्टेंट है, 2 बात जाननी है, और किसने लॉन्च की है। अभी देखो ITU के बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका एक सेंटर, इनोवेशन सेंटर और ये एरिया ऑफिस हमारे इंडिया में बनाया गया, जो आसपास के जो कंट्री हैं उनके लिए भी ये सर्व करेगा, ये ऑफिस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। ये क्या है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके बारे में लास्ट क्लास में आप लेक्चर देख सकते हो डिटेल में। तो इसके अंदर ही जब ये लॉन्च किया ऑफिस, वहीं पे एक ये एप्लीकेशन लॉन्च की, जैसे आपकी व्हाट्सअप की ऐप है या यूट्यूब की ऐप है, ऐसे गूगल पे ऐप मिल जाएगी। कॉल बिफोर यू डिग ऐप क्या काम करेगी? देखो जो भी मान लो टेलीकम्युनिकेशन के लिए वायर गाड़ी जाती है ज़मीन में खुदाई करके, डिग का मतलब होता है खोदना, तो वो वायर डाली गई, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है जिससे इंटरनेट आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो ज़मीन में गड़ी हुई है। लेकिन वहीं पे मान लो कोई एक्सकेवेशन करना है, खुदाई करनी है, मान लो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गई या कोई और एजेंसी आ गई, मान लो यहाँ पे पानी के पाइप गाड़ने हैं, वाटर डिपार्टमेंट से आ गए, या मान लो ड्रेनेज डिपार्टमेंट से, PWD डिपार्टमेंट से आ गए, रोड बनाना खुदाई करके या कुछ, या फिर जो सीवर वाले आ गए खुदाई करके सीवर नाली ड्रेनेज सिस्टम बनाना है या फिर नाली निकालनी है, कुछ भी।
तो वो खुदाई करने से पहले ना यहाँ पे उन्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ऐसी वायर तो नहीं गड़ी हुई है जिसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बार बार देखो खुदाई होती रहती है, नुकसान होता रहता है और सर्विस में बाधा होती है। तो इसका टारगेट यही है कि डैमेज को बचाया जा सके, टू प्रिवेंट डैमेज। जो अंडरलाइंग असेट्स है जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल दबी हुई है, तो इसको एक्सकेवेशन से पहले बचाया जाए, खुदाई करने से पहले। इसमें लगभग 3,000 करोड़ हर साल नुकसान हो जाता है। इस तरह से ये आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले, और जो कोई और असेट से संपत्ति है उसका नुकसान करके चले जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए ये ऐप बनाई गई है, यानी कि ये एप्लीकेशन ये होगी कि खुदाई करने से पहले इस एप्लीकेशन पे SMS और ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा जिसकी भी एसेट्स वहाँ पे है। जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल दाबी हुई है वहाँ पे, तो जब एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट है, खुदाई करने वाला डिपार्टमेंट वहाँ पे आएगा, तो इस एप्लीकेशन पे पहले कॉल कर देगा या नोटिफिकेशन भेज देगा और वो चली जाएगी वहाँ पे कि इस लोकेशन पे खुदाई हो रही है, अगर आपकी कोई एसेट्स है, संपत्ति है तो बताओ। तो फिर वो खुदाई वहाँ पे रोक दी जाएगी या दूसरी जगह से थोड़ा हटके निकाल दी जाएगी, उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो इस तरह से वो संपत्ति बचाई जा सकेगी, वो एसेट्स बचाई जा सकेगी। तो इस तरह से इसमें काम होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, इसका इनिशिएटिव है ये, और इसमें काफ़ी सारे बिजनेस लॉस को बचाया जा सकेगा और सिटीजन को जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो सर्विस रुक जाती है या जो असेंशियल सर्विसेज हैं, रोड, टेलीकॉम, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो इसमें डिसरप्शन होता है, इसको कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्स रिलेटेड हो जाता है ये, तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये है क्या, क्या काम है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये अभी देखो लॉन्च क्या है, इनॉग्रेशन क्या है, उद्घाटन क्या है इसका, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये 4 मीटर का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट है, पूरे एशिया महाद्वीप का लार्जेस्ट है ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में देवस्थल नाम की जगह पे। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है, उत्तराखंड में देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। लिक्विड मिरर, देखो टेलीस्कोप तो बहुत सारे बड़े बड़े हैं पूरे वर्ल्ड में, नासा के पास बहुत बड़े हैं, लेकिन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एशिया में ये सबसे बड़ा है जो इंडिया में बनने जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन क्या मतलब बनी गया, 4 मीटर लंबा होगा, इस तरह का होगा कुछ ये लिक्विड मिरर। इसमें लिक्विड के लिए क्या यूज किया है? मरकरी यूज किया है। मरकरी आपको पता है क्या है? इकलौती मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, वरना सारी जो मेटल है धातु वो सॉलिड फॉर्म में रहती है कठोर अवस्था में। जैसे आयरन लोहा मेटल है, कठोर है। स्टील आपका जैसे एल्यूमिनियम, स्टील तो लोहे से मिक्सअप करके बनाई जाती है तो मेटल में ही आ जाती है वैसे। तो मरकरी क्या है? लिक्विड मेटल है एक, और इकलौती मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहती है। लिक्विड ये मरकरी यूज करके इसको बनाया गया है इस टेलीस्कोप को। ये टेलीस्कोप है जो आप देख रहे हो, कैसे काम करेगा जानेंगे अभी। ये फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इंडिया का और एशिया का लार्जेस्ट, इंडिया का फर्स्ट ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप भी है ये। और टेलीस्कोप क्या काम करते हैं आपको पता है? जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की जाती है इससे, जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? देखो एस्ट्रोनॉमर मतलब वैज्ञानिक ही हैं जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। आसमान में जो रॉकी बॉडी होती है घूम रही है, प्लानिट वगैरह, इनके बारे में रिसर्च करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, पता ही होगा आपको इतना तो। 4 मीटर का डायमीटर है इसका, रोटेटिंग मिरर है ये, मतलब एक मिरर की तरह, जैसे शीशा होता है, आईना होता है, तो रोटेटिंग मिरर है उसकी तरह काम करेगा। और इसमें लिक्विड मिरर की थिन लेयर लगी हुई है जो लाइट को कलेक्ट करेगा और फोकस करेगा। कैसे काम करेगा? जो ये मिरर टेलीस्कोप है लिक्विड, इसमें मरकरी है, ये इतनी ऊंचाई पे है कि मान लो रात में या दिन में कोई हमारे मतलब ऊपर, अर्थ से ऊपर, ये मान लो अर्थ है, अर्थ के ऊपर आसमान में कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है, उस लाइट को यहाँ पे पड़ेगी, उस लाइट को ये फोकस करेगा, कैच करेगा, कैप्चर करेगा और स्टोर करेगा और दूसरी जगह पे भेज देगा जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जाती है उसकी। समझ रहे हो? इस तरह से तो पता लगाया जा सकेगा कि कहाँ से ये लाइट आ रही है और किस तरह से ये इमिट हो रही है, इस तरह से ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ये मेटल मरकरी है
लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। ये रिफ्लेक्ट करेगा, हाईली रिफ्लेक्टिव एलिमेंट है इस, यानी कि इसमें जब ये काम करेगा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। नाइट में मान लो कहीं भी स्काई में, आसमान में कोई लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसको कैप्चर करके रिफ्लेक्ट करेगा। जो देवास्थल ऑब्जर्वेटरी जो बनाई गई है, इसमें देखो बिग डेटा का यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का यूज किया गया है इसमें। टेलीस्कोप में 3 कंपोनेंट है, एक बाउल है, बाउल का मतलब आपको पता, कटोरा टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, जो मरकरी मेटल है वो रिफ्लेक्ट करेगा ये लाइट को। एक मोटर यूज करी गई है, जैसे एयर बियरिंग भी बोल सकते हो, और एक ड्राइव सिस्टम है। तो 3 कंपोनेंट इसमें यूज किए गए हैं। ये कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए, ये बॉल, मोटर और ड्राइविंग सिस्टम। मरकरी क्या है, इसमें देखो मरकरी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जैसे विंड है, हवा आएगी, हवा नुकसान ना पहुंचा सके मरकरी को, तो एक माइलार की लेयर भी यूज की गई है। माइलार एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है। फिल्म का मतलब क्या है, एक पन्नी है, पन्नी टाइप, पन्नी बोलते हैं ना अपने लोकल भाषा में पॉलीथीन को। ये पॉलीथीन का, पीईटी का, पॉली इथाइलिन का ही बनाया गया है एक फिल्म, जिसे माइलार बोल सकते हो आप। एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा दी जाएगी इसके सामने, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिसमें से लाइट गुजर सके, तो वो इसको प्रोटेक्ट करेगी हवा से मरकरी को। मेंटेन कौन करके रखेगा इसको, इस टेलीस्कोप को, ये इंस्टीट्यूट है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ये इंस्टीट्यूट इसको मेंटेन करेगा इस टेलीस्कोप को। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ओमुआमुआ। ये क्या है ओमुआमुआ और किस तरह का नाम है ये, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये न्यूज में है। ये फर्स्ट नॉन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में देखा गया। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी जानेंगे, और ये ओमुआमुआ क्या है ये भी जानेंगे। पहले इसका देख लो आप इमेज कि किस तरह का दिखता है। ये है, और ये देखो ये रॉकी ऑब्जेक्ट है। ये रॉकी ऑब्जेक्ट का मतलब पत्थरों से, चट्टानों से बना हुआ है ये खोजा था 2017 में नासा ने डिटेक्ट किया था। नासा आप जानते हो क्या है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, आसमान में रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसे नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा ने खोज किया था। ये फर्स्ट कंफर्म्ड ऑब्जेक्ट था जो किसी और स्टार से हमने डिटेक्ट किया था, यानी कि अर्थ पे नासा ने डिटेक्ट किया था। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर अनदर स्टार से आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट। जैसे सन हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है, ऐसे दूसरे स्टार से निकल के एक सिस्टम आ रहा है, उसको डिटेक्ट किया था, तो इसी बोलेंगे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे स्टार से ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट किया गया था। तो ओमुआ क्या है, ओमुआमुआ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे स्टार से है ये ऑब्जेक्ट, हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। 2017 में इसको डिटेक्ट किया था नासा ने पेन स्टार एस टेलीस्कोप से। ये टेलीस्कोप का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि ये इस ओमुआमुआ है इसलिए किया गया था। हवाईयन एक आइलैंड है यूएस का, अमेरिका का, तो वहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया, क्योंकि वहाँ पे एक जगह का नाम है इसलिए इसका नाम रख दिया ओमुआमुआ। साइज और शेप हम जान चुके हैं, ये नहीं जाने तो देख लो, 400 मीटर का ही लंबा है, सिगार शेप में है। सिगार जैसा होता है जो पीने वाला धुआं जिससे निकलता है, नशे करने वाला सिगार होता है, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी तरह की शेप का ये 400 मीटर लंबा। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम्स। ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं लेटेस्ट आपको बताने होते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना होगा। ये हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपको ये नोट्स में होना चाहिए आपके। तो पहले जानते हैं फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी फूड है, मान लो क्रॉप हुई, गेहूँ है, गेहूँ वीट की बात कर रहे हैं हम, गेहूँ हुआ, इसकी प्रोसेसिंग का मतलब इससे आटा बनाया या इससे ब्रेड बनाए, ये प्रोसेसिंग हो गई। पैकेजिंग किया मतलब इसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोसेसिंग किया, पैकेजिंग की, फिर मार्केटिंग की, ये सब आ जाता है फूड प्रोसेसिंग में, समझ रहे हो। तो ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का मतलब छोटे लेवल पे कुछ यूनिट, कंपनी बना देना, कंपनी टाइप प्लांट बना देना, जिससे ये फूड प्रोसेसिंग का जो बिजनेस है प्रमोट किया जाए। इससे क्या होता है, किसानों की जो इनकम है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लो कोई किसान गेहूँ उगा रहा है, उसको बेचेगा मार्केट में, तो अगर मान लो उसको बेचने के लिए जाएगा तो मान लो 25-30 रुपये किलो जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम,
गवर्नमेंट का अगर जो रेट है एमएसपी। लेकिन अगर उसी का मान लो प्रोसेसिंग करके ब्रेड बना के बेचे या कुछ और मान लो आटा ही बना के बेचे तो उससे ज़्यादा उसे मिल सकता है ना प्राइस। तो इस तरह की छोटी छोटी यूनिट लगाई जाती हैं, ये माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट, जिनसे किसानों की इनकम को भी बढ़ाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने ये देखो इन्फॉर्म किया है कि अब तक ये 1,02,515 लोन एप्लीकेशन आ चुकी हैं स्कीम के अंदर। क्योंकि जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है ना, इंटरप्राइजेज, छोटे लघु उद्योग जो लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं, उनका फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो अभी तक उनमें 10 या 10 से कम काम कर रहे हैं जो वर्कर हैं उन इंडस्ट्रीज़ में, प्लांट में। अगर 10 से ज़्यादा कर रहे हैं उनका फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि एक कंपनी की तरह जिसमें जो वर्कर हैं काम करते हैं उनको एक तरह से गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिले। तो जो ये स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 2020 में। 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की ये स्कीम है, योजना है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए लॉन्च की गई थी, 2020 से 25 तक इसका टाइम पीरियड है। फंड शेयरिंग क्या है? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% जितना भी फंड है वो देगी, एक्सपेंडिचर जितना खर्चा होता है इसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो पहाड़ी स्टेट हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के और हिली स्टेट्स, हिमालयन स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में आपके आगे सिक्किम, ये हो गया आपका, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वगैरह, ये सब, उनमें 90% जितना खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। और देखो जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरी, उनमें सारा का सारा 100% खर्चा कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो शेयर होगा ही, ये यहाँ पे हमने पढ़ा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि जो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर सेंट्रल और स्टेट मिलके खर्च करेंगे और दोनों ही मिलके लागू करेंगे। और एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम जिसमें सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? देखो पहला तो यही है, जैसा इसके नाम में, जो माइक्रो यूनिट है फूड प्रोसेसिंग की उनका फॉर्मलाइजेशन करना है, जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना है, उद्योग आधार, FSSAI, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो, उससे रजिस्ट्रेशन कराना है ताकि उनके फूड की क्वालिटी का चेकअप किया जा सके, क्या स्टैंडर्ड है। तो फॉर्मलाइजेशन करना है इनका। फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देनी है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करानी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग देनी है इनको, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करनी है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो क्या होती है? कुछ किसान मिलकर आ गए एक साथ, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली अपने फ़ायदे के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ लोग मिलकर आ गए अपनी सहायता खुद करने के लिए बना लिया। बैंक में ये अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, बैंक इनको लोन भी प्रोवाइड करता है, इन्हीं के पैसे जमा होते हैं, अपने पैसे से लोन और ज़्यादा भी लोन मिल सकता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, या इनको भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इसमें ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाता है FPO को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को। इसमें देखो बैंक लोन भी प्रोवाइड किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है जो वो माइक्रो यूनिट को किस तरह से दी जाती है? इसमें देखो मैक्सिमम 10 लाख तक दी जाती है, सीलिंग है 10 लाख की। मान लो किसी का या तो 35% या 10 लाख, मान लो किसी का 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ रुपए चाहिए उसे, तो उसमें सिर्फ 10 लाख तक की सहायता दे सकती है गवर्नमेंट, 10 लाख तक की। लेकिन 1 करोड़ का 35% कितना हो जाता है? 35 लाख। लेकिन 35 लाख नहीं देगी, मतलब मैक्सिमम सीलिंग है 10 लाख की। या तो 35% या 10 लाख देगी, जो भी आपका मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा उसको गवर्नमेंट को। अगर 35% ज़्यादा है, 35 लाख ज़्यादा हो रहे हैं, तो 10 लाख तक की सीलिंग है बस। बेनिफिशियरी उसमें देखो कम से कम 10% अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि जो मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चला रहा है वो 10% की लागत खुद से लगाएगा और 35% उसे या 10 लाख रुपए गवर्नमेंट सहायता देगी और बाकी का वो लोन पे ले सकता है। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव, उनको 4 लाख तक की सहायता गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और उन्हें ग्रांट देगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को कनेक्ट करने में। ये क्या होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस? देखो फॉरवर्ड लिंकेजेस में आ जाता है आपका, जैसे कोई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट अब इसकी मार्केटिंग करनी है, कंपनी से गया मार्केट में, ये हो गया फॉरवर्ड लिंकेज।
मतलब मार्केट से लिंक करना प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्रॉप से, क्रॉप आई यहाँ कंपनी पे, तो ये हो गया बैकवर्ड लिंकेज। यानी कि बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब रॉ मटेरियल से कंपनी तक, कंपनी से मार्केटिंग, फॉरवर्ड लिंकेजेस। इसमें कोई मतलब परेशानी ना हो, आसानी से कनेक्ट हो सके, ये है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सब के लिए ग्रांट प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट इस सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू हेल्थ बिल। अभी देखो कुछ दिनों से मेरा गला खराब है, तो नॉइज ऐसी आ रही होगी, वॉल्यूम कुछ इस तरह की आ रही होगी अजीब सी, तो आप थोड़ा मैनेज करो। राइट टू हेल्थ बिल क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। ये राजस्थान असेंबली ने अभी पास किया है राइट टू हेल्थ बिल, राजस्थान की विधानसभा ने। ये पहला और इकलौता स्टेट बन जाएगा पूरे इंडिया में जो इस तरह का राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करेगा, इंडिया में कोई भी स्टेट। यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। क्या क्या फीचर्स हैं इसके, देखो ये बिल क्या है, मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा हर एक रेजिडेंट को जो स्टेट में रहता है, यानी कि जो राजस्थान में रहता है कोई भी रेजिडेंट, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट पे किसी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशन में उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। वो राजस्थान में रहता हो, राजस्थान का रेजिडेंट हो, उसका दिया जाएगा। कोई भी रेजिडेंट हो जो स्टेट में रहता हो, बिना किसी मतलब उससे ना तो कोई मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि ये फॉर्म भरवाओ, ये करवाओ, पुलिस को एप्लीकेशन दो, ये करो, बिना कोई चार्ज किए, कोई भी मनी चार्ज नहीं की जाती, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है, मतलब वहाँ से उठा के लेके आए फिर छोड़ के आए घर, कुछ भी नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पूरी सहायता की जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका राइट टू हेल्थ का, देखो ये हमारे आर्टिकल 21 है जो संविधान का, राइट टू लाइफ का, उसके अंदर भी आता है राइट टू हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू हेल्थ राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, तो ये एक फंडामेंटल राइट होगा, मौलिक अधिकार, तो इसको इंश्योर करेगा एक तरह से। ये एक तरह से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है राइट टू हेल्थ स्टेट पे कि वो टाइमली, समय पे, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल, कम कीमत में हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करे अप्रोप्रिएट क्वालिटी में हर एक पर्सन को जो भी स्टेट में रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका ये प्रोग्राम है, याद रखना है इस मिनिस्ट्री के बारे में, इसने अनाउंस किया है ये प्रोग्राम। टारगेट ये होगा 2030 तक ये ग्लोबल हब बना देना ग्रीन शिप बिल्डिंग के लिए। ग्रीन शिप बिल्डिंग का मतलब क्या है, देखो शिप का मतलब आपको पता है पानी का जहाज, पानी के जहाज के जरिए या बोट के जरिए जो भी सामान भेजा जाता है या मंगाया जाता है उसमें ग्रीन एनर्जी का यूज हो। अभी देखो जो फ्यूल यूज होता है पेट्रोल या डीजल, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। तो क्या क्या फीचर्स होंगे इसमें, इसमें ग्रीन हाइब्रिड टग यूज किए जाएंगे। टग का मतलब होता है एक स्पेशल बोट होती है, टग क्या है, एक स्पेशल बोट ही है, नाव है, जो दूसरी नाव या छोटे शिप को खींचने के लिए या उनकी सहायता करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ग्रीन हाइब्रिड टग यूज किए जाएंगे जिसमें ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम यूज किया जाएगा, यानी कि उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जाएंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है ऐसे ईंधन जिससे आपकी जो ग्रीन एनर्जी है वो यूज की जाए, जैसे विंड एनर्जी हो गई या सोलर एनर्जी, सूर्य से बनने वाली बिजली, इसमें जैसे हाइड्रोजन से बनने वाली ऊर्जा ये यूज की जा सकती है, अमोनिया से या मीथेनॉल से बनने वाली एनर्जी ये यूज की जा सकती है, जिनसे कार्बन इमिशन कम होता है। जो ग्रीन शिपिंग है इसका मतलब यही हो गया कि इको फ्रेंडली रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा और ऐसी एनर्जी यूज की जाएगी जिससे कम इमिशन हो, कम उत्सर्जन हो। जो पीपल का ट्रांसपोर्टेशन करना हो या किसी गुड्स का सामान भेजना हो शिप के द्वारा, तो ये ग्रीन एनर्जी यूज की जाए। तो ग्रीन शिप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी सारे, जिसकी वजह से इमिशन कम होगा, लेस एनर्जी कंज्यूम होगी और ज़्यादा एफिशिएंट होगी। टग्स क्या है, टग्स के बारे में ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल टाइप की बोट्स होती हैं जो पानी के जहाज जो शिप होते हैं उनको सहायता करती है या बोट को मान लो टो करने के लिए, पुशिंग करने के लिए, गाइडिंग करने के लिए यूज की जाती हैं ये। इंडिया देखो, इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ये इंडिया का पहला सेंटर बनाया गया है
हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, वहाँ पे सेंटर बनाया गया है जो ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए ये टेक्नोलॉजी पे ध्यान देगा। ये नेशनल सेंटर, ये सेंटर कहाँ पे याद होना चाहिए आपको। और ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये एनर्जी जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है इसके साथ कोलैबोरेशन करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे शिपिंग के लिए प्रमोशन किया जा सके। ये जो एक इंस्टीट्यूट है जो न्यू दिल्ली में बना हुआ है जो ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंट के लिए काम करता रहता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट टॉपिक है अनियंस टू बी इरेडिएटेड विद गामा रेज। अनियंस आप जानते हो क्या, प्याज। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए। देखो अनियंस प्याज जो होती है उनकी जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि उनकी जो टोटल लाइफ है जितने समय तक वो सही रह सकती हैं वो बहुत ही कम है। और कई क्वालिटी तो ऐसी होती है उनकी बहुत ही कम होती है, 1 महीने तक मुश्किल से, और कई क्वालिटी ऐसी होती है प्याज की वो 2-3 महीने 3-4 महीने तक चल जाती है। तो इनकी और सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए ये गामा रेज से इरेडिएट की जाएंगी ये। तो ये क्या प्रोसेस है सारा, ये पूरा प्रोसेस जानेंगे इसमें। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, देखो गामा रेज गुजार के इनसे इनको इरेडिएट किए जाए जिससे इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। ये देखो इरेडिएशन का मतलब क्या होता है, इरेडिएशन को कोल्ड पेस्चराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, बिना हीट के, क्योंकि कोल्ड पेस्चराइजेशन है, बिना हीट के बैक्टीरिया को किल किया जाता है। जैसे मान लो प्याज में अगर कोई बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं तो उनको मारा जाएगा, किल किया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है। तो इसमें कई सारे प्रोसेस और मल्टीपल यूज होते हैं इसके। जैसे मान लो एक प्रोसेस किया जाएगा इरेडिएशन या कोल्ड पेस्चराइजेशन, उनसे देखो स्प्राउट इनहेबिटेशन, मतलब उसमें स्प्राउट डेवलप नहीं हो सकेंगे। जैसे आलू में या प्याज में डेवलप किया जाएगा तो आपने देखा होगा रखे रखे उनमें हरी हरी सी डंडी निकल आती है, मतलब अंकुरित हो जाता है वो स्प्राउट, वो नहीं होगा। क्वारंटाइन करके रखा जाएगा फ्रूट को या किसी को भी जिसमें ये प्रोसेस किया जाएगा। अभी हम प्याज में करेंगे तो प्याज की बात करेंगे सिर्फ। इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन की तरह काम करेगा, यानी कि उसमें कीड़े नहीं लग सकेंगे, सेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी, पैथोजन रिडक्शन होगा और बहुत सारी जो बीमारी डिसीज हो जाती हैं वो नहीं हो सकेंगी उसमें। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या क्या बेनिफिट होंगे जानते हैं। देखो जब हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रे, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये गुजारे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, तो उसे बोल देंगे कि उसका इरेडिएशन किया गया। जैसे फूड का इरेडिएशन की बात करेंगे हम, तो इसमें प्रोसेसिंग की जाती है और फिर पैकेजिंग की जाती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन निकाली जाती है जिसकी वजह से उसके क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट वगैरह, वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्या क्या बेनिफिट होंगे, जैसा यही है ऊपर डिस्कस किया हमने, स्प्राउट नहीं डेवलप होगा, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है वो कम हो जाएगा, फूड का जो स्टेरिलाइजेशन है लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज किया जा सकेगा उसे। ओनियन ही क्यों चुनी गई है अभी, ओनियन इसलिए, देखो एक 2 टाइप के ओनियन होती है। एक मान लो खरीफ सीजन में रेड ओनियन जो होती है ये हाईली पेरिसेबल होती है, पेरिसेबल का मतलब जल्दी खराब होने वाली, तो इसे 1 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इसको इरेडिएशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक होती है रबी क्रॉप, खरीफ का मतलब जो जून से सितंबर में बोई जाती है फसलें, उन्हें बोलते हैं खरीफ सीजन की फसलें। और रबी का मतलब जो विंटर में बोई जाती है, सर्दियों में, लगभग आपके अक्टूबर नवंबर से लेके आपके मार्च और अप्रैल तक। तो ये रबी की जो वैरायटी बोई जाती है ऑनियन की, वो देखो ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में हार्वेस्ट की जाती है, 65% तक ये ऑनियन होती है और इसका जो समय 5 से 7 महीने तक होता है। तो इसको इरेडिएशन के लिए चुना गया है और चुना जाएगा ताकि इसकी लाइफ और इंक्रीज की जा सके। इरेडिएशन ही क्यों, क्योंकि देखो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। जैसे हार्वेस्ट का मतलब फसलों की कटाई की, यानी कि जो प्याज हैं वो खुदाई की, निकाली, अब वो रख दी, अब ये रखे रखे इनकी जो लॉस हो जाता है कि फसलें खराब हो जाती है, प्याज खराब हो जाती है, तो ये खराब होने से रोकने के लिए इसका इरेडिएशन किया जाएगा। इरेडिएशन प्रोसेस में देखो कोबाल्ट 60, सीजियम 137 जो ये एलिमेंट है इनसे गामा रेज निकलती हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल है ये एक तरह से, तो इनसे गामा रेज निकलती हैं। अब इनसे गामा रेज निकाली जाएंगी और जो भी मान लो ऑर्गेनिज्म है उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, मतलब मारा जाएगा उनको, और इस तरह से प्याज की सेल्फ लाइफ इंक्रीज की जाएगी। तो यही था इसके बारे में, मेनली आपको पता होना चाहिए इरेडिएशन क्या है, जिसको कोल्ड पेस्चराइजेशन भी बोलते हैं। रेज निकाली जाती हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए।